चलिए सब सूत्र लिखते हैं। सबसे पहले अपन ने लिखा था, आप सबको याद होगा, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखा था अपन ने। तो सबसे पहला हमारा फॉर्मूला था स्थितिज ऊर्जा। जब हम आवेश को कहां से लेकर आ रहे हैं, आवेश कहां से आ रहा है, अनंत से। आवेश हमारा आ रहा है अनंत से। तो अगर हमारा आवेश अनंत से आ रहा है तो बच्चों उसका सूत्र हमारे पास था, ऊर्जा जो है हमारे पास कार्य के बराबर थी, जिसका फॉर्मूला था के क्यू अपॉन आर। और मान लीजिए आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाते हो, तो एक से दूसरे बिंदु पर, एक से दूसरे बिंदु तक हमारे पास जो कार्य या स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है के क्यू अंतिम यानी R2 माइनस प्रारंभिक यानी R1। ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला हमारे पास था स्थितिज या स्थिर वैद्युत की विभव, या सिर्फ विभव या लिख दो। तो जब मैं विभव के बारे में बात करूं तो बच्चों फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय क्यू, या इसका फॉर्मूला होगा के क्यू अपॉन आर। अगर हम विभवांतर के बारे में बात करें तो उस केस के अंदर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उस केस में हम लिखेंगे डेल V इज इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू अपॉन क्यू, या इसको हम लिखेंगे के क्यू 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। ठीक है बच्चों। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था बच्चों, अपन ने पढ़ा था द्विध्रुव की वजह से विद्युत विभव की गणना अपन ने करी थी। तो द्विध्रुव की बात करते हैं। तो द्विध्रुव की वजह से विद्युत विभव, द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, इसका सूत्र हमारे पास था V इज इक्वल्स टू केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला था किसका, V का, हमारे किसी भी द्विध्रुव की वजह से। चलिए फोर्थ फॉर्मूले पे आते हैं। इसके बाद अपन ने समविभव पृष्ठ वाला टॉपिक पढ़ा था। तो समविभव प्रश्न में सिर्फ एक छोटी सी चीज ही थी, वो था हमारे पास विभव और विद्युत धारा में संबंध। जब विद्युत विभव जो है हमारे पास, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध अपन ने पढ़ा था, जब हमारा विद्युत क्षेत्र क्या हो, परिवर्ती हो, चेंज हो रहा हो। ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध, विद्युत विभव में संबंध, ठीक है बच्चों। इसमें भी कंडीशन है कि ये आपका क्या होना चाहिए, परिवर्ती होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, परिवर्ती, परिवर्ती। ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता था E इक्वल्स टू माइनस का dV बाय dx। ठीक है बच्चों। इसके बाद अपन ने स्थितिज ऊर्जा पढ़ी थी, पर स्थितिज ऊर्जा के लिए आप सबको पता है ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता था। अगर हमें कोई भी निकाय बनाना है तो पहले आवेश को लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, दूसरे आवेश को लाओगे तो पहले के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, तीसरे आवेश को लेकर आओगे तो पहले और दूसरे के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, चौथे को लेकर आओगे तो पहले दूसरे तीसरे के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो उसका अपन ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं लिख रहे। फिर हम द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। तो द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने के लिए किया गया कार्य, घुमाने के लिए किया गया कार्य, तो W हमारे पास हो जाएगा PE cos θ1 माइनस cos θ2। ये कार्य पढ़ा था अपन ने। इसी तरीके से अपन ने द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा भी पढ़ी थी। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है U इज इक्वल्स टू माइनस PE cos थीटा। ठीक है। ये द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है हमारे पास। इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं बच्चों। अब हमारे पास आ जाता है इस चालक स्थिर वैद्युतिकी के अंदर पढ़ा था अपन ने, सिर्फ एक ही जनरल फॉर्मूला पढ़ा था, किसी भी प्लेट की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ा था। तो सूत्र संख्या कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, 7वां। तो किसी प्लेट का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धात्विक
प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र, तो वो अपन ने पढ़ा था E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, इसके बाद आ जाइए, अपन ने पढ़ा था बच्चों परावैद्युत पदार्थ के बारे में। परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के पढ़े थे, एक पढ़ा था हमारे पास ध्रुवीय और एक पढ़ा था अध्रुवीय। इसके से लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला हमारे पास काम आता है, वो हमारे पास होता है पोलराइजेशन वेक्टर ध्रुवण सदिश। तो जो ध्रुवण सदिश है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता था कैपिटल P इज इक्वल टू काई ई इंटू ई, जहां पे काई ई को अपन बोलते हैं वैद्युत प्रवृत्ति, जो कि एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि होती है। इसके बाद 9th नंबर पे आते हैं हमारे पास ध्रुवण सदिश, हमारे पास खत्म हो गया। इसके बाद हम हमारे पास आ जाते हैं सीधा धारिता के फॉर्मूले पे। तो धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? धारिता का फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू CV, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला था। फिर हमने एक विलगित चालक गोले की धारिता निकाली थी, चालक गोले की धारिता। इसका सूत्र अपन ने पढ़ा था C इज इक्वल्स टू R अपॉन K, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन इनटू R। अच्छा, ये कब का केस है? जब वो किस में रखा हो? निर्वात में। मान लीजिए इसको अपन निर्वात में नहीं रखना चाहते, किसी माध्यम में रखना चाहते हैं, तो किसी माध्यम में उसकी धारिता कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगी। CM विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू कैपिटल R। यहां इसको हम लिख सकते हैं CM इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन R इंटू C, जहां पे एप्सिलॉन R क्या है? परावैद्युतांक। फिर बच्चों अपन ने पढ़ा था समांतर प्लेट संधारित्र, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास हो जाता है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पढ़ी थी। संधारित्र, इसकी धारिता का सूत्र मैंने पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट A/D। ये निर्वात के लिए है, और अगर किसी माध्यम के लिए अपने को निकालना हो तो किसी माध्यम के लिए हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A/D, या जिसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन R इंटू C। ये कब का केस था? जब हमारा संधारित्र पूर्ण रूप से भरा हुआ हो। अब अगर हमारा संधारित्र आंशिक रूप से भरा हुआ तो उस केस में फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो 11वें नंबर पे लिखेंगे अपन, अच्छा 12वें नंबर पे, जब संधारित्र आंशिक रूप से भरा हो, आंशिक रूप से भरा हो, आंशिक रूप से भरा हो, पार्शियली फिल्ड हो, तो हमारे C का फॉर्मूला हो जाता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T इंटू D माइनस T प्लस एप्सिलॉन R अपॉन T। ये था ना फॉर्मूला, देख के बता। अब हो सकता है कि अपन मल्टीपल लेयर्स की फॉर्म में इसके अंदर क्या बोलते हैं, फिल करें परावैद्युत पदार्थ, तो इस केस में फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा हमारे पास। C इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 से लेके Tn, और दूसरी तरफ अपन लिखेंगे एप्सिलॉन R1 T1 एप्सिलॉन R2 T2 से लेकर के एप्सिलॉन Rn Tn। ठीक है ना? ये कब होता है? जब हम बहुत सारी लेयर्स की फॉर्म में हमारे परावैद्युत पदार्थ को आंशिक रूप से भर देते हैं। इसके बाद आ जाइए बच्चों 13वें नंबर पे आ जाएगा हमारे पास संधारित्र को संयोजन। तो श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला था, श्रेणी क्रम के लिए आपको पता फॉर्मूला क्या होता है? 1/Cn इज इक्वल्स टू 1/C तुल्य इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। और अगर मैं दो संधारित्रों के बारे में बात करूं तो C तुल्य हमारे पास हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और सारे संधारित्र सेम हो जाए तो उस केस के अंदर हमारे पास C तुल्य हो जाएगा C/N। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था ये, हमारे पास था श्रेणी क्रम का फॉर्मूला। अब आते हैं समांतर क्रम के अंदर। तो कौन से नंबर का फॉर्मूला हम लिख चुके हैं? 13वां नंबर तक आ चुका है। 14वें नंबर पर आ जाओ, समांतर क्रम संयोजन।
तो समांतर क्रम संयोजन के लिए हमारे पास Cn हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 से लेके Cn, ठीक है। और सारे संधारित्र सेम हो तो उस केस में Nc हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है। बहुत सिंपल सी चीज है। इसके बाद अपन ने पढ़ा था संधारित्र की ऊर्जा। 15वें नंबर पे हमारे पास आता है संधारित्र की ऊर्जा। संधारित्र की ऊर्जा के बहुत सारे फॉर्मूले थे। एक था U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर, एक था 1/QV, एक था 1 क्या था, Q आ गया, V आ गया, C, Q स्क्वायर बाय C, ठीक है। 16 नंबर पर अपन ने पढ़ा था ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व, तो ऊर्जा घनत्व का हमने फॉर्मूला पढ़ा था स्मॉल u इक्वल्स टू कैपिटल U बाय VV। हमारे पास आयतन होता है और उसका फॉर्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, ठीक है। 17वें नंबर पे अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था जब हम दो संधारित्र को आपस में जोड़ते हैं तो आवेशों का पुनर्वितरण होता है। तो आवेशों के पुनर्वितरण में उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला पढ़ा था। उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने V इज इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास उभयनिष्ठ विभव का। ऐसे अपन ने कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस यानी हमारी ऊर्जा हास्र का भी सूत्र देखा था, उसको भी देख लेते हैं। तो ऊर्जा हास्र एनर्जी लॉस जिसको अपन बोलते हैं डेल U, वो हमारे पास था 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला था 1/2 C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ये सारे फॉर्मूले आप सबके सामने मैंने लिख दिए। चैप्टर में जितना भी कुछ पढ़ा, अगर कोई फॉर्मूला मिस हो गया हो, बच गया हो, तो मुझे फटाफट बता दो। T बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, मैंने बोला था ना कुछ गड़बड़ लिखा मैंने पीछे। T बाय एप्सिलॉन नॉट होता है यहाँ पे। ऐसा फीलिंग मुझे भी आ रही थी कि कुछ गलत हो गया है। ओके, यहाँ पे T अपॉन एप्सिलॉन R आएगा और यहाँ पर T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 से लेकर के Tn अपॉन एप्सिलॉन R1 तक। ओके, थैंक यू सो मच, एक बच्चे ने बताया मेरे को। चलिए जल्दी से बताइए, सबको क्लियर है? चलो एक बार देख लो। ये रहा पहला पेज, ये रहा हमारे सारे फॉर्मूले। इसके अंदर अपन ने द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा तक लिखा था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज ये रहा बेटा, डोंट वरी, आपको तो मिलेगी वैसे पीडीएफ। ये नेक्स्ट पेज के फॉर्मूले एक बार आराम से देख लो आप लोग, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इसको यूज करने वाले। इसमें जैसे ये ध्रुवण सदिश वाला फॉर्मूला कहीं यूज नहीं आने वाला है, धात्विक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र वाला फॉर्मूला कहीं यूज नहीं आने वाला है, कुछ कुछ फॉर्मूले नहीं यूज आने वाले। जैसे ये एप्सिलॉन नॉट A/D बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंटली यूज होगा, ठीक है ना। इसके अलावा श्रेणी क्रम वाला फॉर्मूला यूज होगा, समांतर क्रम वाला फॉर्मूला यूज होगा, ऊर्जा वाला फॉर्मूला यूज होगा, धारा घनत्व ऊर्जा घनत्व वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा, उभयनिष्ठ वाला एक ही जगह यूज होगा, और शायद दूसरा ऊर्जा हास्र भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन में ही है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं अपन। सबसे पहला न्यूमेरिकल देखिए। ओके, तो पहला एनसीईआरटी का प्रश्न, अभ्यास प्रश्न का वो देखते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है 5 गुणा 10 की घात -8 कूलाम व -3 गुणा 10 की घात -8 कूलाम की दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं। एक ही आवेश है जिसको अपन Q1 बोल देते हैं, जो हमारे पास 5 गुणा 10 की घात -8 कूलाम, और एक दूसरा आवेश है जो इसे 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, जिसका मान है हमारे पास Q2 इज इक्वल टू -3 गुणा 10 की घात -8 कूलाम, ठीक है। और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है बच्चों वो है 16 सेंटीमीटर। तो 16 गुणा 10 की घात अपन -2 मीटर इसकी दूरी लिख सकते हैं। ये हो गई दोनों आवेशों के बीच की दूरी। प्रश्न ये है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव 0 होगा। अनंत पर विद्युत विभव 0 मान लेते हैं। इस वाली लास्ट में लाइन को आप डिस्कार्ड कर दो। इसके कहने का मतलब है जब हम इन आवेश को अनंत से लेकर आए होंगे तो अनंत पे विद्युत विभव पर 0 माना होगा। तो ये बोल रहा है इन दोनों रेखाओं को मिलाने वाली इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होगा। तो मान लीजिए इसको अपन ने ए नाम दे दिया, इसको अपन ने बी नाम दे दिया। अपन मान लेते हैं कोई ओ बिंदु है जहां पर विद्युत विभव 0, मुझे नहीं पता ओ बिंदु कहां पर है।
मैं क्या करूंगा, मान लेता हूं ए से ओ तक की दूरी बच्चों कितनी है, x है, तो ऑब्वियस सी बात है o से लेकर के b तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 16 इंटू 10 की घात -2 माइनस एक्स, यानी 16 में से मुझे माइनस क्या करना पड़ेगा, x माइनस करना पड़ेगा। भाई मुझे नहीं पता ना कितनी कितनी दूरी पर स्थित है बिंदु, ठीक है। यहाँ पर O पर विद्युत विभव का मान 0 है, पर मुझे ये नहीं पता कि वो A से कितना दूर है, B से कितना दूर है, पर दोनों के बीच की दूरी तो पता है 16। तो मान लो अगर एक से दूरी जो है 6 सेंटीमीटर निकल रही है तो दूसरे से 10 निकल जाएगी। कैसे, 16 माइनस 6 कर दो। तो एक से दूरी अगर हमने x ली तो दूसरे से दूरी हमारे पास हो जाएगी 16 इंटू 10 की घात -2 माइनस एक्स, ये हमारे पास दूरी है दूसरे आवेश से, ठीक है ना। अब क्योंकि विद्युत विभव 0 है तो पहले आवेश की वजह से जितना विद्युत विभव उत्पन्न हो रहा है और प्लस दूसरे आवेश की वजह से जितना विद्युत विभव उत्पन्न हो रहा है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो हम बोलेंगे माना बिंदु O पर विद्युत विभव शून्य है जो Q1 से x दूरी पर एवं Q2 से 16 गुणा 10 की घात -2 माइनस x दूरी पर है, ठीक है बच्चों। तो कुछ नहीं करना, दोनों की जैसे जो भी विद्युत विभव निकला है उन दोनों को ऐड करके 0 के इक्वल रख दो। तो v1 प्लस v2 इक्वल्स टू 0। तो v1 की वजह से कितना होगा, k q1 अपॉन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, x प्लस k q2 अपॉन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 16 गुणा 10 की घात -2 माइनस एक्स बराबर 0, ठीक है। अब आप यहां से जो चीज नोटिस कर सकते हो वो ये कि हम k का वैल्यू कॉमन ले सकते हो। तो k हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, चलो छोड़ो बाद में रखेंगे k वे की वैल्यू। k को एज इट इज रखो। q1 का मान कितना है, 5 गुणा 10 की घात -8 अपॉन दूरी अपन ने बोली x है, प्लस k एज इट इज। Q2 का मान बच्चों मैंने पहले बोला था विद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो जैसा चिन्ह दे रखा है वैसा लेना है। धनात्मक आवेश दे रखा तो धनात्मक लेना है, ऋणात्मक आवेश दे रखा तो ऋणात्मक लेना है। जबकि पिछले चैप्टर में अपन ऋणात्मक होता था तो भी उसको धनात्मक ही लेके चलते थे। और दूरी कितनी है, 16 गुणा 10 की घात -2 माइनस एक्स, ठीक है बच्चों। अब बस कुछ वज्रगुणा करने से पहले इसको ऐसे कर लेते हैं। अब ये वाली जो टर्म है बच्चों, ये नेगेटिव का साइन आ जाएगा आगे। जब इस नेगेटिव के नंबर को उधर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा पॉजिटिव का नंबर। तो कुछ इस तरीके का आएगा। के का मान अभी रखना मत, ऐसे प्रश्न में के कट जाता है इसलिए मान मत रखना। और जब आप इसको उधर लेके जाओगे तो माइनस से किसमें बन जाएगा, प्लस में। तो के 3 गुणा 10 की घात -8 अपॉन 16 गुणा 10 की घात -2 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे देखो कितनी चीजें कट गई, के से के कट गया, 10 की घात -8 से 10 की घात -8 कट गया, इतनी सारी चीजें कट गई। अब हमारे पास बच क्या रहा है, लेफ्ट में हमारे पास बच रहा है 5/x, राइट में हमारे पास बच रहा है 3 अपॉन 16 माइनस एक्स। देख लीजिए आप, लेफ्ट में क्या बच रहा है 5 अपॉन एक्स और यहाँ पे बच रहा है 3 गुणा 10 की घात -2। इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया इसलिए गड़बड़ हो रही है, नहीं भी कन्वर्ट करते तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है बच्चों, बस अब वज्रगुणा करना आपका काम खत्म। तो 5 से गुणा करना है, 16 गुणा 10 की घात -2 माइनस एक्स बराबर 3 को गुणा करा x से तो 3x। तो 16 बन जाओगे 80 गुणा 10 की घात -2, 5 को x से करा तो -5x बराबर 3x। इसको उधर लेके गया तो हमारे पास हो गया 8x बराबर 80 गुणा 10 की घात -2। x की वैल्यू चाहिए, इसको डिवाइड में लेके जाओ तो 80 गुणा 10 की घात -2 डिवाइडेड बाय 8। सॉल्व करा तो कितना आ गया 10। इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 गुणा 10 की घात -2 मीटर, और इसको हम लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो बिंदु है वो फर्स्ट वाले आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है और दूसरे वाले आवेश से ऑब्वियसली 6 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। मैंने तो तुक्के में बोला था, आंसर करेक्ट निकल गया। ठीक है, तो हम लास्ट में लिखेंगे अतः जो बिंदु O है जहां पर विद्युत विभव 0 है वो A से 10 सेंटीमीटर और B से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, क्योंकि 16 में से जब आप 10 को माइनस करोगे तो 6 आएगा ना। तो अब लास्ट में क्या लिखोगे, अतः बिंदु O Q1 से
10 सेंटीमीटर एवं Q2 से 6 सेंटीमीटर दूरी पर होगा। वापस देखते हैं एक बार क्या किया अपन ने। हमने बोला यार ये दो आवेश हैं, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के कहीं किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 है। मतलब इसने जो विद्युत विभव उत्पन्न करा और उसने जो विद्युत विभव उत्पन्न करा, दोनों को जोड़ने पर 0 प्राप्त हो गया अपने को। ठीक है, अच्छी बात है। तो हमने Q1 की वजह से जो विद्युत विभव है उसको V1 नाम दिया, Q2 की वजह से जो विद्युत विभव उसको V2 नाम दिया और दोनों का योग करके 0 रख दिया। अच्छा, मुझे दूरी नहीं बता दी तो एक से दूरी को x मान ले, तो दूसरा हमारे पास हो गया 16 माइनस एक्स ही रख लो। अगर आप मीटर में कन्वर्ट नहीं करना चाहते हो इट्स फाइन, आप 16 माइनस एक्स भी लिख सकते हो। ठीक है ना। फिर अब मैंने आपको पहले ही बोला था एक चीज बहुत ढंग से, क्योंकि अपन विद्युत विभव निकाल रहे हैं तो आवेश अगर ऋणात्मक है तो ऋणात्मक लेना है, धनात्मक है तो धनात्मक लेना है। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास धनात्मक था धनात्मक रखा और यहाँ पर ऋणात्मक था इसलिए ऋणात्मक रखा है। इस टर्म को जब अपन राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये धनात्मक से ऋणात्मक से धनात्मक हो जाएगी। के रखना है नहीं, ऐसे प्रश्न हमेशा कट जाता है, तो के से के कट गया, 10 की घात -8 से 10 की घात -8 कट गया। यहाँ पे आ रहा है 5/x और यहाँ पे हो रहा है 3/16 गुणा 10 की घात -2 -x। अच्छा, आप 10 की घात -2 नहीं लिखना चाहते हो तो फाइन, छोड़ दो, स्टार्टिंग से मत लिखो, इसको x और इसको 16 - x लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर बस लास्ट में सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर अपन ने वज्र गुणा करा, वज्र गुणा कर कराने के बाद फिर x को एक तरफ कलेक्ट करा जो अपन ने बचपन में पढ़ाई है, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है ना, रैखिक समीकरण सॉल्व करना। फिर यहाँ से x का मान आ गया 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक से 10 सेंटीमीटर तो दूसरे से 6 सेंटीमीटर ही होना पड़ेगा, क्योंकि दूरी टोटल 16 है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। प्रश्न क्या एक बार देख लेते हैं फटाफट से। प्रश्न को अपने को बोल रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक सम षटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। षटभुज के केंद्र पर विद्युत विभव की परिकल्पना को परिकलित कीजिए। बहुत आसान है। षटभुज का मतलब होता है 6 भुजाओं वाला। तो जो आपने जैसे बेंजीन बनाया था बस वैसे बेंजीन बना लो आप, क्योंकि सम षटभुज है मतलब इसकी सारी भुजाएं बराबर होगी। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 ही होगा, ये भी 10 ही होगा, सारे 10 ही होंगे। प्रत्येक बिंदु पर जो आवेश रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए इसको अपन Q1 बोल देते हैं, तो Q1 का मान हमारे पास कितना है 5 माइक्रोकूलाम। तो माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6। Q2 का मान भी सेम ही है, 5 गुणा 10 की घात -6। Q3 का मान भी सेम ही है, 5 गुणा 10 की घात -6। Q4 का मान भी सेम ही है, 5 का मान भी सेम ही है, और Q6 का मान भी सेम ही है। ठीक है बच्चों, अब ये बोल रहा है इन आवेशों की वजह से सेंटर पे, केंद्र पर कितना विद्युत विभव उत्पन्न होगा वो अपने को बताना है। याद करिए, जब मैं यहां पर विद्युत क्षेत्र की गणना करना चाहता था तो विद्युत क्षेत्र का मान आएगा 0। याद करो, मैंने आपको बताया था अगर ऑपोजिट जो आवेश होते हैं उनके चिन्ह सेम हो, जैसे इसका चिन्ह धनात्मक है तो इसका भी धनात्मक है, इसका धनात्मक है तो इसका भी धनात्मक है, इसका धनात्मक है तो इसका भी धनात्मक है, अगर ऐसा हो तो जो सेंटर पॉइंट होता है उस पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। अपन ने फर्स्ट चैप्टर में करा था, लेकिन यहां पर विद्युत क्षेत्र नहीं पूछा जा रहा, अपन से विद्युत विभव पूछा जा रहा है। कोई बात नहीं। तो विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है KQ/R, जहां पे R होता है उस आवेश की उस बिंदु से दूरी। तो ध्यान रखिए, क्योंकि सम षटभुज है तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है बच्चों, ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। यानी सारे आवेशों के कुल मिला के केंद्र से दूरी 10 सेंटीमीटर ही होगी। तो यहाँ पे अपन को कुछ और नहीं, 10 सेंटीमीटर ही लेना है। ठीक है, क्योंकि सम षटभुज है तो अगर भुजाओं की लंबाई 10-10 सेंटीमीटर तो सारी आवेशों की सेंटर से जो दूरी होगी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर ही होगी। तो सारे आवेश मिलकर के केंद्र पर कितना विद्युत विभव उत्पन्न करेंगे, V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + V6। सिंपल। तो केंद्र पर विद्युत विभव कितना हो जाएगा हमारे पास, V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + V6। 6 आवेश है तो 6 हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, हमारा जनरल फॉर्मूला होता है V का KQ/R। तो Q तो हमें दे रखा है और R हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे Q का मान सीधे, सबके Q का मान सेम ही है, तो हमारे R का मान है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं
10 गुणा 10 की घात माइनस का 2 मीटर, या हम इसे लिख सकते हैं 10 की घात माइनस का 1 मीटर। इसमें कंफर्टेबल नहीं हो 0.1 लिख दो, चल जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू 1/r, सबके लिए r सेम ही है, के क्यू 2/r, के क्यू 3/r, के क्यू 4/r, सब इवन सबके लिए आवेश भी सेम ही है। तो मैं किसी एक की गणना करके उसको 6 बार ऐड करूं तो भी आंसर वही आएगा, ठीक है ना। तो के क्यू 1/r, के क्यू 2/r, के क्यू 3/r एंड सो ऑन, सबको अपन ने जोड़ना है, सब आपको दिख रहे हैं सेम ही आने वाले, क्योंकि सबका आवेश सेम, दूरी सेम। तो कोई भी एक वैल्यू कैलकुलेट करके उसको 6 से गुणा कर दो। तो हम इसको ऐसा और लिख सकते हैं 6 के क्यू/r, क्या फर्क पड़ना है, क्यों, क्योंकि सारे आवेश सेम ही है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 सब सेम है, तो उसको अपन ने Q नाम दे दिया, सबके लिए सेम ही तो थी। तो 6 गुणा 9 गुणा 10 की घात 9, Q का मान हमारे पास कितना है देखें, 5 गुणा 10 की घात -6, और ये लिखा है R का मान 10 की घात -1, 0.1 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। देखिए 6 गुणा 9 गुणा 5 तो हो गया एक साथ, 10 की घात 9 -6, और ये भाई साहब जो ऊपर जाएंगे तो प्लस का 1 बना देंगे। तो 9 पंजे 45 या 9 चलो 9 पंजे 45 हो गया, 45 को 6 से गुणा करते हैं, 9 18 9 27 270 आएगा। 270 गुणा 10 की घात 9 और 1 हो गया 10, 10 में से 6 गया तो 4, तो हमारे पास हो गया, क्या हो गया हमारे पास, 270 गुणा 10 की घात 4, ठीक है ना। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है किसकी, विद्युत विभव की। आप चाहो तो उसको और अच्छे से पॉइंटों सेंटों में कन्वर्ट कर लो, आंसर आ जाएगा 2.7 गुणा 10 की घात 2 बिंदु, क्योंकि आपने यहाँ पे शिफ्ट करें तो 10 की घात 6 हो जाएगा वोल्ट, ये आंसर है। 2.7 गुणा 10 की घात 6 वोल्ट, ये आंसर है। आई होप सबको समझ आ गया होगा, बहुत आसान सा प्रश्न है। 27,000, हाँ बिल्कुल वो भी लिख सकते हो आप, बिल्कुल करेक्ट है। 2.7 गुणा 10 की घात 6 लिखो, या 27 के आगे 5 जीरो लगा तो चल जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है, सब करेक्ट है। 27 लाख वोल्ट का विद्युत विभव उत्पन्न करेंगे इतने से आवेश, सोचो 27 लाख वोल्ट का विभव किसको बोलते हैं, इतना विद्युत विभव उत्पन्न करने की कैपेसिटी इन छोटे छोटे आवेशों में, ठीक है। चलो किसी का तो ध्यान गया, पढ़ रहे हो मतलब आंखें बंद करके खोल के पढ़ रहे हो। आवेश तो विपरीत है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगी ना विद्युत क्षेत्र रेखा। ये लो, ठीक है ना। अब बना दो समविभव पृष्ठ का। अब आगे की तरफ विद्युत क्षेत्र ज्यादा है तो विद्युत हमारा जो समविभव पृष्ठ है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। हमने जो समविभव पृष्ठ बना दिया था, दोनों आवेश को सेम मान के बना दिया था। ये लो, ठीक है, ऐसे इसका भी हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का समविभव पृष्ठ बन जाएगा इसके अंदर, और वो तो लंबवत तो रहना ही है। ठीक है बच्चों, आई होप सबको समझ आ गया होगा। ओके, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक, बहुत ढंग से पढ़िएगा, प्रश्न में साफ लिखा है गोलीय चालक मतलब चालक गोले की बात चल रही है, कि पृष्ठ पर इतना आवेश एक समान रूप से वितरित है, गोले के अंदर, गोले के बाहर और गोले से 18 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। ये तो पिछले चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, इधर की घुसेड़ा इन लोगों ने, पता नहीं अजीब अजीब से लोग हैं लोग। तो आपके पास गोला है ना, चालक गोला है, आवेश इसकी सतह पर है, इसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, 3 बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान, विद्युत क्षेत्र का मान पूछा है। पहले बिंदु पर पूछा विद्युत क्षेत्र पूछा, ध्यान से पढ़िएगा, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव नहीं पूछ रहा है। अंदर तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र होता ही नहीं है, तो इसमें तो कुछ बुद्धि लगाने जैसा है ही नहीं। अंदर तो विद्युत क्षेत्र 0 हो गया, तो गोले के अंदर 0 हो गया। दूसरा बोला गोले के ठीक बाहर, मतलब सरफेस की बात कर रहा है ये, इस पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या लेने अपन पृष्ठ पर लेना इसलिए त्रिज्या लेंगे। तो के हमारे पास 9 गुणा 10 की घात 9,
Q का मान इसने अपने को दे रखा है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 7 और त्रिज्या इसकी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 12 गुणा 10 की घात माइनस 2। ठीक है, आई होप इसके बाद कैलकुलेशन आप कर लोगे। 9 गुणा 1.6 एक साथ करोगे, 10 की घात 9 माइनस 7 एक साथ करोगे और नीचे 12 गुणा 12 हो गया और ये 10 की घात माइनस 4 बनेगा जो ऊपर जाके प्लस 4 हो जाएगा। थोड़ी आपको फास्ट कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी बेटा, है ना। ये माइनस 4 हो गया, ऊपर जाके प्लस 4 हो जाता है। फिर कैंसिल कर दोगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो कुल मिला के आंसर आ जाएगा 0.1 गुणा 10 की घात 9 और 4 हो गया 13, 13 में से आप 7 माइनस करो, आ जाएगा 6। सॉल्व करने पर हमारे पास आ गया 1 गुणा 10 की घात 5। ये लो आंसर आ गया। किसका मान है? न्यूटन पर कूलम, ई का मान है। चलिए 18 सेंटीमीटर की दूरी पर पूछ रहा है तो सिंपल है। इस बार अपन क्या करेंगे, अपन बहुत आसान है, सेम फॉर्मूला लगाएंगे। बस इस बार हमारे पास हो जाएगा KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। बस वही 9 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात 9 माइनस 7 सेम है, बस दूरी कितनी हो जाएगी 18। तो 18 गुणा 18, 18 गुणा 18 गुणा 10 की घात माइनस का 4। ठीक है बच्चों, बस इसको सॉल्व कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा। आई होप इतना तो तुम कर ही सकते हो। ठीक है ना, वही आंसर आपको लिख रहा है न्यूटन पर कूलम में, खत्म। विद्युत विभव पूछता तो आपको पता है विद्युत विभव सरफेस पर और अंदर सेम होता। मान लो पूछ लेता तो, अगर विद्युत विभव पूछ लेता तो, एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं, अगर विद्युत विभव पूछ लेता तो उस केस में फॉर्मूला आप यूज करते KQ अपॉन R, तो फिर ए वाले आंसर और बी वाले का आंसर सेम आता। ठीक है ना, ए और बी के केस में अगर विद्युत विभव पूछ लेता तो ए और बी का आंसर सेम ही आता और उसका फॉर्मूला अपन यूज करते KQ अपॉन बड़ा वाला R और सी वाले का अपन यूज करते KQ अपॉन छोटा वाला R। ठीक है ना, अगर विद्युत विभव पूछता तो, लेकिन विद्युत विभव नहीं, विद्युत क्षेत्र पूछा उसने। अब हम क्या करें, विद्युत क्षेत्र पूछा तो पूछा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बता दिया एक बच्चे ने। क्या लिखा है 2.4 बेटा 2.4 में एक चालक गोला है। चालक गोले का जो वो दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर है और इस पर जो आवेश अपने को दे रखा है वो दे रखा है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 7। इसने बोला 3 बिंदुओं पर विद्युत विभव की गणना करनी है, एक चालक गोले के अंदर, एक चालक गोले की सतह पर और एक चालक गोले के बाहर। आपको पता है चालक गोले के अंदर तो विद्युत क्षेत्र होता ही नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र का मान हो गया 0। चालक गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, KQ अपॉन R, और बाहर किसी बिंदु पर फॉर्मूला हो जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर सरफेस पर, और बाहर हो जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर छोटा वाला। बस वो फॉर्मूला तो लगाया जो अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। हाँ, विद्युत विभव पूछ लेता, अगर इस चैप्टर के हिसाब से विद्युत विभव पूछ लेता, विद्युत क्षेत्र पूछा, विद्युत विभव पूछ लेता मान लो, तो ए और बी पर विद्युत विभव सेम ही आता, अपन ने पढ़ा था। अंदर और सरफेस पर विद्युत विभव सेम ही होता है KQ अपॉन कैपिटल R, और बाहर किसी बिंदु पर विद्युत विभव होता है KQ अपॉन स्मॉल r। ये किसने बोला ना 18 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियस सी बात है बिंदु कहां पर होगा, बाहर कहीं होगा बिंदु, अंदर तो होगा नहीं, अंदर तो हो ही नहीं सकता। सब समझ गए? लास्ट में दूरी 18 गुना, बेटा 18 बोली है ना इसने, मैंने थोड़ा ना बोला, ये लिखा 18 सेंटीमीटर दूर है, मतलब सेंटर से 18 सेंटीमीटर दूर है ना बिंदु, यहां कहीं। तो बिंदु जो है बाहरी तो आएगा, अंदर तो रहेगा नहीं। आपको मुझसे बात करनी है, चलो कर लेंगे आपसे बात। बी नंबर, बेटा बी नंबर वाले में सरफेस पे पूछा ना, इसने बोला गोले के ठीक बाहर। गोले के ठीक बाहर का मतलब हो गया सतह पर, सरफेस पर। यहाँ पे स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल हो जाता है ना, समझ गए? छोटा r और बड़ा r कैसे पता लगेगा बेटा? सरफेस पर पूछे, सतह पर पूछे, अगर सतह पर पूछे तो बड़ा वाला r लेना है, मतलब गोले की त्रिज्या लेनी है, और अगर बोले सरफेस से बाहर किसी बिंदु पर तो स्मॉल r लेना है। सिंपल, पता तो था पिछले चैप्टर में। बेटा अंदर विद्युत क्षेत्र 0 ही तो होता है, इसमें सोचना क्या, चालक गोले के अंदर आवेश थोड़ी ना होता, चालक गोले के अंदर तो विद्युत क्षेत्र 0 ही होता है, अंदर तो विद्युत क्षेत्र हमेशा से 0 होता है। यार क्या बात कर रहे हो तुम?
समझ गए? चलिए आगे चल रहे हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये थोड़ा आसान सा प्रश्न दिख रहा है अपने को। चलिए देखते हैं क्या प्रश्न है। चलिए देखिए, एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच में वायु है और धारिता 8 पिकोफैरेड है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले एक संधारित्र अपने को दे रखा है, अच्छी बात है। अभी इनके बीच में एयर है, वायु है, तो इसकी धारिता हमें मिल रही है 8 पिकोफैरेड, ठीक है। अगर बोल रहा है कि अच्छा ये जो 8 पिकोफैरेड एक्चुअली किसके इक्वल होगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, हमें तो पता है इसी के इक्वल होगा, है ना, पहले धारिता ये है। अब बोल रहा है अगर पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दें, मतलब जो दूरी है, जो नई दूरी है, लेट से डी डैश, वो प्रारंभिक दूरी की क्या हो गई? जस्ट आधी, ऐसा इसने बोला इसने, देखो लाइन लिखी है कि जो दूरी है उसको क्या कर दिया अपन ने? आधा कर दिया, मतलब d/2 कर दिया दूरी, और इनके बीच में 6 परावैद्युतांक का पदार्थ बढ़ दिया, मतलब अपने को एप्सिलॉन आर का मान दे दिया इसने 6। तो हमें पता है इस केस में हमें लगना पड़ेगा Cm इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर a अपॉन d डैश, क्योंकि आपने दूरी इस बार चेंज कर दी। अगर क्षेत्रफल भी चेंज करता तो उसको a डैश बोल देता, यहाँ a1 बोल दो आप, या d1 बोल दो, जो आपकी इच्छा हो। तो Cm हमारे पास इक्वल्स टू हो गया एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर का मान है 6, a का मान पता नहीं, और d की वैल्यू हो गई d/2। ध्यान से देखिए, 2 आपका ऊपर चला गया तो 6 गुणा 2 अलग हो गया, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी अलग हो गया, तो ये हमारे पास 12, और एप्सिलॉन नॉट a बाई डी एक्चुअली देखो आपका 8 पिकोफैरेड के इक्वल है, तो आप इसको 8 से गुणा कर सकते हो, 12 8 होता है 96, तो आंसर आएगा 96 पिकोफैरेड। वापस देखेंगे, अपने को बोला एक संधारित्र है, संधारित्र की प्लेटों के बीच में वायु था और इसकी धारिता अपने को 8 पिकोफैरेड के इक्वल दे रखी है, मतलब हमारे 8 पिकोफैरेड एक्चुअली एप्सिलॉन नॉट a बाई डी के इक्वल है। अब उसने बोला दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जो d थी कभी, उसको कम करके कितना कर दिया? d/2 कर दिया, तो हमने उसको d डैश नाम दे दिया, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ना है, d1 नाम दे दो, d2 नाम दे दो, जो आपकी इच्छा करे वो दे दो। इसके बाद इसने बोला परावैद्युत पदार्थ भी बीच में भर दिया, ये आपने परावैद्युत पदार्थ भी भर दिया, वायु को हटाया, बोले वायु को हटाओ और उसकी जगह परावैद्युत पदार्थ भर दो एप्सिलॉन आर का, और दूरी को आधा कर दो, ठीक है। एप्सिलॉन आर की 6 हो गई और दूरी की वैल्यू d/2 हो गई। तो हमें पता है जब परावैद्युत पदार्थ बढ़ते हैं तो एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर से रिप्लेस करते हैं, और दूरी को हमने d डैश नाम दे दिया क्योंकि दूरी चेंज कर दिया आपने। अच्छा, क्षेत्रफल चेंज करता तो a डैश बोल देता, क्या ही फर्क पड़ना है। फिर एप्सिलॉन आर का मान 6 रखा, एप्सिलॉन नॉट a और d का मान तो पता ही नहीं है वैसे भी, d डैश की जगह d/2 हो गया, ये 2 आपका ऊपर चला गया, इतना तो आई होप सबको पता है, 6 दूनी हो गया 12। इसमें से ये वाली जो टर्म है एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, उसका मान अपने को पता है, क्या मान है उसका? 8 पिकोफैरेड, उसको यहाँ पे टेका, आंसर आ गया 12 × 8 यानी 96, ठीक है, क्लियर? हाँ, 96 पिकोफैरेड करेक्ट है। चले आगे, आसान सा प्रश्न था ये तो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए क्या प्रश्न है। 9 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अच्छा चलो ठीक है, प्रश्न बोला उसके हिसाब से चलते हैं अपन। 3 संधारित्र हैं, 1 2 3। C1 का मान भी हमारे पास 9 पिकोफैरेड है, C2 का मान भी 9 पिकोफैरेड है, C2 का मान भी 9 पिकोफैरेड है, और C3 का मान भी 9 पिकोफैरेड है, यानी 3 9 पिकोफैरेड संधारित्र, सॉरी धारिता वाले संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है जिनकी कुल धारिता निकालनी है। अरे भाई फर्जी प्रश्न क्यों पूछ रहा है इतना? कुल धारिता का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, अगर तीनों सेम हो तो फॉर्मूला अपन यूज कर सकते हैं C/N। C का मान है 9 पिकोफैरेड, इसको 3 से भाग दिया तो आंसर आ जाएगा 3 पिकोफैरेड। बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन था लिटरली। अब इसने बोला इसको 120 वॉट के संभरण, संभरण का मतलब होता है सप्लाई, लिखा है देखो आगे, मतलब बैटरी से जोड़ दिया आपने, तो आपने इस पूरे के पूरे सिस्टम को 120 वॉट की बैटरी से जोड़ दिया। अच्छी बात है। चलो बोल रहा है प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर क्या होगा। पहली बात, प्रत्येक जो हमारा संधारित्र है उस पर वो हमारा जो चार्ज है वो तो सेम ही होना है क्योंकि तीनों श्रेणी क्रम में है। तीनों का जो वोल्टेज है वो अलग अलग होगा। अब वोल्टेज देखो, क्योंकि तीनों संधारित्र सेम है तो तीनों पर वोल्टेज आप वैसे डिवाइड कर सकते हो। 130 को 3 भागों में तोड़ दो, 40 40 40 आंसर आ जाएगा। 40 वोल्ट 40 वोल्ट 40 वोल्ट आंसर है।
ठीक है, मैं आपको ओरली बता देता हूं, नेक्स्ट वाले का आंसर 40 40 40 आएगा। क्यों? क्योंकि 120 वोल्ट की बैटरी है, 3 संधारित्रों को सप्लाई देनी है, तीनों को अलग अलग मिलने वाली है, तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि तीनों सेम है तो 40 इसको मिलेगा, 40 इसको मिलेगा, 40 इसको मिलेगा। लेकिन अगर एग्जाम में मान लो प्रश्न आ गया जिसमें संधारित्रों का मान ही अलग अलग है, तो फिर फंस जाओगे तुम। फिर क्या करोगे? फिर फंस जाओगे। उसके केस के लिए मैं लंबा मेथड करा रहा हूं, अदरवाइज आंसर तो मैं आपको बता रहा हूं 40 लिख सकते हो आप डायरेक्ट, 20/3 यानी 40 आंसर आ गया, कोई गलत नहीं करेगा। बट अगर इन तीनों संधारित्रों का मान अलग अलग आ गया तो क्या करोगे? ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए अपन कैलकुलेट करेंगे Q। तो Q का मान हमारे पास होता है CV के इक्वल, Q का मान हमारे पास होता है C तुल्य इंटू V के इक्वल। तो C तुल्य का मान आया मेरे पास 3 पिकोफैरेड और V का मान है 120, तो 12 के 12 24 बार चलते थे, चले 360 माइक्रो कुलाम, सॉरी पिको कुलाम आवेश हमारे पास आ गया है। बस पिको को पिको ही रहने दिया, मैंने दिमाग नहीं लगाया। तो टोटल आवेश मेरा कितना आ गया? 360 पिकोफैरेड, 360 इस पे भी है, 360 इस पे भी, 360 इस पे भी है। अब पहले वाले का वोल्टेज निकालना, मान लो इसका वोल्टेज V1 है, इसका V2 है और इसका V3 है। तो V1 का मान किसके इक्वल हो जाएगा? V इक्वल्स टू क्या होता है? Q/C, Q/C1, क्योंकि Q तो सबका सेम ही है, तो कितना आ जाएगा? 360 पिको कुलाम अपॉन इसकी धारिता कितनी है? 9। पिको से पिको मर गया, 9 चौक 36, जैसा मैंने आपको बोला था आंसर आ गया 40 वॉट। अगर एग्जाम में आ जाए तीनों की अलग अलग वैल्यू तो ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। पहले हम वो चीज निकालते हैं जो तीनों में सेम होती है। तो तीनों में सेम क्या होता है? आवेश। तो पहले अपन ने आवेश कैलकुलेट कर दिया, फिर क्योंकि V1 चाहिए तो V1 के लिए चाहिए क्या? खुद मुझे बताओ, जब अपन ने डेरिवेशन करा था तो V1 के लिए क्या चाहिए? Q/C1। तो Q तो निकालना पड़ेगा ना पहले, तो हमने पहले Q की गणना करी। ऐसे जब आप V2 निकालोगे तो भी सेम ही आएगा, क्योंकि Q और C तो सेम ही है, तो भी उसमें भी 40 ही आएगा। और जब आप V3 कैलकुलेट करोगे तो भी सेम ही आएगा, Q/C3, यानी आंसर हो जाएगा 40 वोल्ट। तो आप कोई भी मेथड यूज करो, डजंट मैटर, यू विल गेट द सेम आंसर। आई होप मेरी बात सबको क्लियर हो गई होगी, आ गया होगा सबको। ठीक है, तो सबका आंसर आ गया 40 40 40। बहुत आसान सी चीज है। सर दूरी 18 - 12 6 होगी ना? क्योंकि अंदर बेटा ऐसे नहीं होता है, उसमें फॉर्मूला सीधा सीधा यूज करते हैं, दूरी हमेशा केंद्र से लेते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप अंदर विद्युत क्षेत्र अलग ले रहे हो तो बाहर आपको 4 सेंटीमीटर दूरी, ऐसे नहीं करते हैं। फॉर्मूले में अपन जो विद्युत क्षेत्र लेते हैं, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो केंद्र से पूरी दूरी लेते हैं, ऐसे तोड़ तोड़ के नहीं लेते। ऐसे मत कर देना गलती से एग्जाम में। ठीक है, क्लियर है सबको? तो वैसे आप डायरेक्ट आंसर 40 लिख सकते थे, क्योंकि तीनों संधारित्र सेम है, 120 वॉट की बैटरी, तो तीनों को बराबर बराबर दे दो, उसमें क्या है। ठीक है, पर आपको मैंने ये मेथड क्यों सिखाया? क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आप तीनों का संधारित्र का मान अलग अलग आ जाए, फिर क्या कर लोगे? फिर फंस जाओगे, इसलिए। चलिए एक लास्ट प्रश्न और देख लेते हैं आज का, फिर बाकी कल देखेंगे। चलिए देखिए क्या है प्रश्न। प्रश्न हमारे पास, इस बार आपको ये समझ आ रहा होगा कि 11वीं के कंपैरिजन में 12वीं के प्रश्न एनसीईआरटी के करने लायक, मतलब हो जाते, इतने टफ नहीं होते। 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड और 4 पिकोफैरेड के 3 संधारित्र पार्श्व। पार्श्व का मतलब होता है समांतर क्रम, तो किसी को नहीं पता पार्श्व का मतलब क्या होता है? समांतर क्रम। ठीक है, तो 3 संधारित्र कुछ इस तरीके से जुड़े। C1 का मान है 2 पिकोफैरेड, C2 का मान है 3 पिकोफैरेड और C3 का मान है 4 पिकोफैरेड। तीनों को अपन ने समांतर क्रम में जोड़ा। पहला कुल धारिता पूछे तो बिल्कुल ही फर्जी है, इसमें तो सीधा सीधा जोड़ दे, अपने को पता है। तो इसके अंदर मान कितना आ गया? C1 + C2 + C3, यानी 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9, यानी 9 पिकोफैरेड आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट बोला इसको 100 वॉट की एक बैटरी से जोड़ दिया। लो भाई 100 वॉट की बैटरी से हमने जोड़ डाला, ये लो भाई। बोले प्रत्येक पर आवेश, देखो बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि 100 वॉट की बैटरी से जुड़ा तो इसका वोल्टेज भी 100 ही होगा। इसके Q का मान अपने को पता नहीं है, इसके Q2 का मान पता नहीं है, इसके Q3 का मान पता नहीं है। बाकी तो मुझे पता है तीनों के ऊपर वोल्टेज क्या होगा? VVV होगा, मतलब 100 100 100। तो आवेश कैसे निकालोगे? Q = क्या होता है? CV, तो C1 × V करेंगे। तो C1 का मान कितना है? 2 पिको का मतलब हो गया 10 की घात -12, और V का मान हमारे पास कितना है? 100।
तो 100 दूनी हो गया 200, तो हो गया 200 पिको कूलाम। मैंने पिको को चेंज नहीं करा, छोड़ दिया। ऐसे जब मैंने Q2 कैलकुलेट करूंगा तो लिखूंगा C2V, तो इसकी धारिता मेरे पास 3 गुणा 10 की घात माइनस का 12, 100 अगेन कितना हो गया 300 पिको फैरेड, सॉरी 300 पिको कूलाम। और Q3 C3V वो कितना हमारे पास 4, तो आंसर हमारे पास आ गया 400 पिको कूलाम। लो हो गया, सिंपल था क्वेश्चन था। तीनों के ऊपर वोल्टेज सेम है, तो जो चीज सेम होती है उसको सेम रख लो और जो चीज अलग होती है उसको निकाल लो, Q1 Q2 Q3। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे को प्रॉब्लम ये थी कि अगर हम V1 की करना चाहते तो हमें Q चाहिए था, तो हमने पहले Q कैलकुलेट करा। लेकिन इसमें अगर हम Q की गणना करना चाहते तो V चाहिए, तो V तो उसने ऑलरेडी दे रखा है, तो बुद्धि कुछ लगानी नहीं थी इसमें। तो नहीं बेटा, डायग्राम बनाना कोई जरूरी नहीं है। डायग्राम सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको आपकी सहूलियत के हिसाब से बना के दिया है। डायग्राम बनाने के लिए क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा गया है। डायग्राम बस आप बना लोगे तो आपको ये पता रहेगा कि हम कर क्या रहे हैं, बाकी बनाना कोई कंपलसरी नहीं है ना, ऑप्शनल है। बेटा 10 की घात माइनस 12 सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि पिको लिखा था ना इसलिए। देखो पिको लिखा था ना इसलिए करा मैंने। पिको का मतलब क्या होता है, इसलिए 10 की घात माइनस 12, समझ गए? सही, ठीक है। सेल्फ स्टडी क्या है, मतलब खुद पढ़ना है और क्या करना है? नहीं बेटा, एग्जाम में फिगर बनाना कंपलसरी नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में V1, बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में V1 V2 इसलिए नहीं होगा क्योंकि तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और श्रेणी क्रम में जो होता है वो वोल्टेज कभी भी सबका, मतलब सबका वोल्टेज अलग अलग होता है। वो एक अलग बात है कि तीनों संधारित्रों की धारिता सेम है, इसलिए तीनों के ऊपर वोल्टेज सेम डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन श्रेणी क्रम में सिर्फ आवेश सेम होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है। जबकि समांतर क्रम में वोल्टेज सेम होता है, आवेश अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज की क्लास अपन यहीं ओवर करते हैं। कल आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ 2 प्रश्न मेरे और रह गए थे, कोई बात नहीं, चलो कल कर देंगे अपन।